velocity time graph. Velocity time graph, right? The graph is plotted. The graph is plotted between velocity and time velocity time, where time is represented on x-axis and velocity is on y-axis. Then we can check from the graph. Here y-axis is represented by velocity and x-axis is represented by time. Then this slope of active graph, this is theta. Tan theta is known as the slope. Tan theta is known as slope of the graph. Slope, that tan theta is equals to dv by dt, is equal to average acceleration, average acceleration, या acceleration in a given time interval. We can choose here. This is a time t1 and this is time t2 and velocity v1 and v2. इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी. तो इस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए बी सी, tan theta is equals to perpendicular divided by base, यानी BC divided by AB. Here BC is equal to change in velocity v2 minus v1 divided by AB है a difference of time between T2 minus T1, यानी difference delta V, change in velocity divided by change in time, indicate average acceleration. It means that we can simply write the slope of VT graph. It means that slope of VT graph will represent acceleration. इस पॉइंट को याद रखना है सिर्फ कि जब भी किसी ग्राफ में कहीं पे v और t ग्राफ दे रखा है तो उसका जो स्लोप होगा, उस स्लोप को हम क्या बोला करेंगे, उस स्लोप को हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, उस स्लोप को हम बोला करेंगे कि दिस ग्राफ इज नोन एज द VT ग्राफ. ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ पे ओके जस्ट वेट. तो स्लोप इज नोन एज द VT ग्राफ. अब हमें क्या करना है कि स्लोप VT ग्राफ ऊपर है. सेकेंड पॉइंट है, जैसे लेट एज्यूम करता हूं कि मेरे पास क्या है, पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ग्राफ है हमारे पास. लेट एज्यूम करता हूँ एक ग्राफ हमें गिवन है फॉर एन एग्जांपल पर्पस. एक ग्राफ हमें मालूम है. इस ग्राफ में यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे t, मतलब y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी एंड x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइम. अगर हमें ग्राफ ऐसा मालूम है, ऐसा ग्राफ मालूम है, एक ग्राफ ऐसा,
एंड वन मोर स्लोप यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं मैं, ऐसा। दो ग्राफ दे रखा है, पूछा है कि ए का ग्राफ है, ए पार्टिकल बी का ग्राफ है। दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपसे पूछे फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलेरेशन, फाइंड रेशियो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ए टू द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस ऊपर वाले स्टेटमेंट से ये क्लियर हो चुका है कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो जो टाइम एक्सिस है, फ्रॉम मतलब कहां स्लोप होती है, फ्रॉम टाइम एक्सिस से जो भी स्लोप होगा उस स्लोप हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, एवरेज एक्सिस। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ग्राफ, यानी फ्रॉम द ग्राफ वी कैन राइट, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन राइट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए। tan 30 की वैल्यू हमें मालूम हो चुका है कि एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा, 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सिमिलर वे 4 सेकेंड ग्राफ के लिए tan 60 डिग्री एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी का वैल्यू देगा। tan 60 की वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है √3 AB, यानी इसको मैं अगर नोटेशन ऐसे लिख लूं तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए का आ चुका है और ये हमारे पास बी का है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो। इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ए का आया है 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, ये कितना हो गया 1/3। यानी जब भी आपको एग्जाम में आता है कि कैलकुलेट करिए कि एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा, तो आप इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके चलिए, इसके बाद बेटा हम लोग करना क्या है, इसके बाद हमें इसमें हम लोग क्या करेंगे इस केस में, जस्ट वेट करें 1 सेकेंड। ओके ठीक है, तो बेटा स्लोप पता चलेगा कि एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप हुआ होगा जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें प्रोवाइड करेगा कि एक्सेलरेशन कितनी है। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, सेकंड कंसेप्ट होता है यहाँ पर कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि कंसेप्ट नंबर 2 कि द एरिया अंडर दी, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। ये लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइम एक्सिस लिखा हुआ है ना इसको आपको ध्यान से देखना है। टाइम एक्सिस विल प्रोवाइड the distance as well as displacement in a given time interval, given time interval बेटा समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? ओके यस एक्चुअली बेटा इसका क्या मतलब है उसको हम समझते हैं। जैसे ना हमारे पास कोई ग्राफ देखा है, एक रैंडम ग्राफ हम चूज कर लेते हैं, एक रैंडमली एक ग्राफ चूज कर लेते हैं समझने के लिए, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ चूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ मान लेता हूँ कि यह है वेलोसिटी यहाँ पर और यहाँ पे टाइम है। एक ग्राफ ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास इस तरह का एक ग्राफ है, ऐसा है, ऐसा यहाँ तक जा रहा है, ऐसे लिखा हुआ है। इसको मान लिया कि दिस इज V0, वेलोसिटी V0, ये 0 है। यहाँ पे जो टाइम है उसको मान लिया मैं T0 और यहाँ जो टाइम होगा उससे मान लेता हूँ T2 2T0। अब आपसे कोई पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस, तो अगर आपके पास एरिया निकालिए, एक एरिया इसका, वन एरिया यहाँ पर निकालिए, जब एक एरिया इस ट्रायंगल का निकालिए, एक एरिया इस रेक्टेंगल का निकालिए, दोनों एरिया पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया, एरिया 1 जो आएगा वो किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए।
हमारे सारे बच्चों को मालूम है कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हियर बेस क्या हो गया, टाइम एक्सिस, मतलब ए वाला एरिया जिसको हमने मार्क किया यहाँ पर दिया। तो 0 से टी नॉट कितना हो गया, टी नॉट माइनस 0, ये हो गया बेस, विड्थ जिसको बात किया। हाइट कितना है, कहां से, वी नॉट से 0 तक, तो मैक्सिमम वी नॉट माइनस 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिल गया, हाफ टी नॉट इंटू वी नॉट, ये आ गया एरिया A1। अब एरिया निकालते हैं, एरिया किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर शेप लिख देते हैं यहाँ पर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, हम सब लोगों को मालूम है, सारे बच्चे जानते हैं कि जो A2 एरिया आएगा वो हो जाएगा विड्थ इनटू हाइट, मतलब 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, ये हो गया विड्थ रेक्टेंगल का, हाइट हो गया वी नॉट माइनस 0, यानी यहां से हमें मिल जाएगा वी नॉट इंटू टी नॉट। दोनों एरिया आ चुका है। दोनों एरिया क्या है, टाइम एक्सिस के, इधर टाइम जो है एक्स एक्सिस पर टाइम लिखा हुआ है, टाइम एक्सिस के ऊपर है, उसे हम पॉजिटिव एरिया लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया हमें मालूम हो चुका है कि एक का एरिया A1 है, A2 है, टोटल एरिया रहती है। तो अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो फॉर डिस्टेंस के लिए क्या करना है, फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन वी कैन सिंपली राइट दैट कि एरिया A1 मॉडुलस ऑफ एरिया A2 मॉडुलस ऑफ एरिया A3 एंड सो। इसका मतलब है कि हमें क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव एरिया की बात करनी है डिस्टेंस के लिए, पॉजिटिव एरिया चूज करना है, चूज करना होगा, हमें चूज करना होगा। मैं हिंदी में लिख देता हूं, आपको याद रहेगा, पॉजिटिव एरिया चूज करेंगे। यहां रख देते हैं, डिस्टेंस के लिए क्या मिल गया, डी इक्वल टू हाफ वी नॉट टी नॉट प्लस वी नॉट टी नॉट, इसको ऐड कर दूं तो मिल जाएगा 3 वी नॉट टी नॉट डिवाइडेड 2, ये हो गया डिस्टेंस इन मीटर में। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो अगर नीचे एरिया आएगा उससे नेगेटिव लेंगे, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, यहां पे क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, एस लिख देता हूं यहां पर। यहां एरिया का सिर्फ अलजेब्रिक सम लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसे, मतलब यहाँ पर एरिया विद साइन, क्या लेना है, एरिया विद साइन, मतलब साइन का मतलब होता है उसकी जो यूनिट है उसको भी कंसीडर कर लेंगे। यानी इस क्वेश्चन में दोनों एरिया पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना मिलेगा, सेम आंसर 3 वी नॉट टी नॉट बाई 2। तो जब भी वीटी ग्राफ दिया रहेगा बेटा, तो वीटी ग्राफ से हम किस तरह से डिस्टेंस एरिया कैलकुलेट करेंगे वो हमें समझ में आने लगा। चलिए हम एक एग्जांपल पहले कंसीडर करते हैं, एक दो प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम चलेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ हमें क्या शो करेगा। तो एक प्रॉब्लम एग्जांपल पहले हम कंसीडर करते हैं। चलते, जैसे बेटा हमारे पास एक ग्राफ ऑलरेडी मालूम है, लेट अज्यूम करता हूं कि हमें ग्राफ इस तरह का ग्राफ मालूम है, ये वाई एक्सिस है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। चलिए ध्यान से हम समझते हैं, इसके इस एक्सिस पर हमने लिख दिया वेलोसिटी, यहां लिख दिया टाइम। ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ ऑलरेडी हमें नोन है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, समझते हैं सारे बच्चे, ऐसा। अब यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे जो है पॉइंट, ये है 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 0, ये जो टाइम है यहाँ पर, इस टाइम को मैं 2 सेकंड एज्यूम कर लेता हूँ, ये टाइम है इसको 4 सेकंड एज्यूम कर लेते हैं, ये टाइम है 5 सेकंड। अब कोई आपसे पूछता है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ड्यूरेशन 0 to 5 सेकेंड। इस सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। तो जब भी ग्राफ दिया हो, इतना समझिए बेटा कि आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। आपको करना क्या होता है, ग्राफ जब भी पूछा जाए आप सबका एरिया निकालिए। कितना एरिया, देखिए इसको मान लीजिए 1 एरिया, इसका एरिया निकालिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड, यानी तीनों क्या है, टी से ऊपर है, तीनों एरिया टाइम एक्सिस के एबव है।
तो ऑल एरिया क्या होगा, पॉजिटिव। जब नीचे आएगा तब नेगेटिव होगा। यानी इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, क्योंकि तीनों एरिया पॉजिटिव है। आपको क्या करना है, इसको इस एरिया को निकालना है जो टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, टाइम एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है। इन तीनों एरिया को निकाल दीजिए। चलते निकालते हैं एरिया, टोटल एरिया निकालते हैं एक ही साथ। कितना एरिया, टोटल एरिया। पहले ट्रायंगल है हाफ, बेस कितना 2 सेकेंड में से 0 निकाल दीजिए तो 2 हो गया। हाइट कितनी है ट्रायंगल का 10 प्लस, चलते हैं रेक्टेंगल निकालते हैं पॉजिटिव में, तो 4 में से 2 निकाल देता हूं तो 2 तो हो गया विड्थ इसका, हाइट हो गया 10। नाउ अगेन ट्रायंगल का एरिया हाफ, 5 में से 4 निकालूंगा 1, वेस्ट 1 हो गया, हाइट हो गया 10। इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान हो गया। 10 आ गया, 20 आ गया और यहाँ पर आ गया 5, 10 25। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देते हैं सबको, तो 35 मीटर। तो जो एरिया आया है, एरिया कितना है 35। ये एरिया किसके बराबर हो गया, दिस एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हो बेटा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, मतलब डी पूछा जाए या एस पूछा जाए, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 मीटर। ऐसा क्यों हुआ, तो रीजन है कि एरिया क्या है, टाइम एक्सिस से ऊपर आ रहा है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि एक पार्टिकल है जो इस तरह से चल रहा है, एक पार्टिकल है जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, और मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। मान लो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, t = 0 पे स्टार्ट करती है गाड़ी, वो चलता जाता है आगे की तरफ, चल रहा है ऐसे, 1 सेकंड पे यहाँ पहुंचता है, 2 सेकंड पे यहाँ पहुंचता है, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड नाउ 5th सेकंड। यानी इस लाइन में जा रहा है, तो इस लाइन में ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस 35 मीटर ट्रेवल कर रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, हैंड स्ट्रेट लाइन किसमें मूव कर रहा है, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और एरिया पॉजिटिव है इसलिए हमने सेम कर दिया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। समझ में आया, यहां तक समझ में आया बेटा सबको, यस या नो, जल्दी रिप्लाई करें मेरे को। यस सर। नहीं, राइट। अब हम एक सेकंड एग्जांपल समझते हैं जिसमें एरिया नेगेटिव आता हुआ दिखे, जिसमें एरिया थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ दिखे, और उस नेगेटिव एरिया को आप कंसीडर करके चलते हैं एक बार, और फिर हम आगे चलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्राफ कैसे होगा। लेट एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्स वाई एक्सिस ऑलरेडी मेंशन है। यहां से अगेन मेंशन कर देता हूं, यहां पर एक्स वाई एक्सिस मैं मेंशन करता हूं। चलिए बेटा, हमने एक्स वाई एक्सिस मेंशन कर दिया, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे हमने टाइम रख दिया। इतना कंपलसरी है कि वेलोसिटी और टाइम दोनों सिमिलर आनी चाहिए। अब ग्राफ ऐसा है बेटा, ये ग्राफ ऐसा बनाता हूं, ये ग्राफ हमें दे रखा है, ऐसा ग्राफ दे रखा है। चलिए देखते हैं, चलिए इसको ऐसा ग्राफ हमें एग्जाम में दे रखा होगा बेटा। ये क्या है, नेगेटिव एक्सिस है, इसको नीचे लिख देते हैं। क्वेश्चन में ग्राफ गिवन रहेगा, ये पॉइंट भी गिवन रहेगा हमें। ये पॉइंट कितना, मान लेता हूं कि ये -5 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, ये 0 है, यहाँ ओरिजिन है, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो पॉइंट है ये है प्लस का, ये जो हाइट होगी यहाँ से ये है प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली बीच में कुछ है नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये कुछ नहीं है, बस डॉटेड लाइन दिखाया हूँ। ये जो हाइट है, ये हाइट कितने पर है, 5 पे है। अब बेटा हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये टाइम 0 है, यहाँ पर ये टाइम है 4 सेकेंड, ये है टाइम 6 सेकेंड, ये टाइम है 8 सेकेंड। ऐसे टाइम इन सेकेंड में दिया हुआ है। अब आपसे पूछा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 0 to 8 सेकेंड, यानी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड displacement of particle covered in 8 second, 0 to 8 second, in 0 to 8 second। चलिए बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जहां पे आपको ये दिख रहा है सॉल्यूशन लिखते समय, जब हमें सॉल्यूशन लिखना होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन लिखते समय सबसे पहले फोकस करना है, आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर यहाँ पे नजर नहीं है और यहाँ पे नजर नहीं है,
हम देखते हैं ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वही कहानी हो जाती है। मतलब यहाँ वेलोसिटी होना जरूरी है, यहाँ टाइम होना जरूरी है। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, सेकंड में होगा, तब आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर मिलेगा। ये तो समझ में आ गया। हमने देख लिया कि वेलोसिटी और टाइम दोनों दिया हुआ है। देन ओके, अगला स्टेप क्या है, तो आप एरिया निकालिए। इस एरिया को A1 बोल दीजिए, ऊपर है इसलिए प्लस आएगा, एरिया नीचे है A2 माइनस आएगा, एरिया ऊपर है तो A3 प्लस आएगा। तीनों एरिया निकालिए। सबसे पहले एरिया ए निकालते हैं। A1 एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, यानी कितना है 0 टू 4 इंटू 10। समझ में आ रहा होगा तो बोलते रहना आप फीडबैक। 40 मीटर। एरिया A2 जिसको हम डिस्टेंस बोलेंगे अभी आगे, A2 एरिया नेगेटिव है कितना, यहां से 6 में से 4 निकालते हैं, 2 इंटू डिस्टेंस किधर है -5, ये आ गया -10 मीटर। अब A3 एरिया निकालते हैं, ये कितना 5 इंटू 2 10 मीटर। अब बात आती है कि 0 टेक कहां से पूछा है, 0 to 8 सेकेंड, यानी टोटल एरिया हम निकाल लेता। डिस्टेंस की जब भी डिस्टेंस कैलकुलेशन होगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू सारे एरिया का मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस का मतलब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एरिया को पॉजिटिव बना देगा। ये मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है मॉडुलस का, जो आप पढ़ोगे बाद में कि मॉडुलस को हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी 40 मीटर पॉजिटिव है तो इसको 40 लिख देते हैं। दिक्कत इसमें है ये नेगेटिव है, तो मॉडुलस क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, यानी 10m कर देगा। A3 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 10m हो गया, यानी टोटल आ गया 60 मीटर। यानी डिस्टेंस कितना चला, 8 सेकंड में 60 मीटर। नाउ वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, फॉर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, ये एरिया का सिर्फ एरिया का A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सन, ऐसे जितना भी होगा, यानी विद साइन। तो ऊपर वाला एरिया क्या था 40 पॉजिटिव आया हुआ है, नीचे वाला -10 आया मीटर, थर्ड वाला प्लस का 10 मीटर आया है। अब सबको ऐड कर देते, ये 10 गायब हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है, यानी डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर और डिस्टेंस यहां से। तो इस दोनों पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी कोई ग्राफ दिया रहेगा, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है बेटा सबको, आ रहा है समझ में? हेलो, यस नो बेटा, समझ में? यस सर, आ रहा है। ओके ओके ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम थोड़े से आगे जनरलाइज करेंगे। बेटा एक क्वेश्चन मैं ऐसे दूं कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ देखा ठीक है। अब इस ग्राफ में हमें यहाँ पे वेलोसिटी मेंशन किया गया है, ये वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन की है, यहाँ पे टाइम पॉजिटिव है, यहाँ पे टाइम 0 है। अब बात आती है सर इधर क्या होगा, एक्चुअल में टाइम नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव कंसीडर हम नहीं करते हैं। जो क्लासिकल न्यूटन फिजिक्स है नेगेटिव की बात नहीं करें, इसलिए इस लाइन को इधर हम रिप्रेजेंट नहीं करते, इधर कुछ नहीं लिखते हैं कि टाइम को हम ये काउंट करते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ प्रोसीड करता जाएगा। चलिए, एक ग्राफ ऐसा दिया, एक ग्राफ हमको इस तरह से दिया हुआ था एग्जाम में, और ग्राफ ऐसा दिया, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेटा यहाँ मेंशन किया हुआ है कि दिस हाइट इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो हाइट है, ये जो टिप पे हाइट आई है, ये है -20 मीटर पर सेकेंड। टाइम 0 10 सेकेंड 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, ये टाइम दे रखा है सेकेंड में। अब आपसे पूछा कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड, ऐसे पूछे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट पूछा 0 to 20 सेकेंड, सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है 0 to 30 सेकेंड, लास्ट पार्ट पूछा
20 10 to 30 10 to 30 सेकेंड। अब आपसे पूछा कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या होगा। तो बेटा हम लोगों को बहुत आसान काम करना है। कितने एरिया बनेगा? 3 एरिया। आप अलग अलग एरिया निकालिए। एक एरिया ए, एक एरिया A2, एक एरिया A3। किधर से? टाइम एक्सिस से। सबसे पहले एरिया A1 निकालते हैं। एरिया A1 क्या है? एक रेक्टेंगल का एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग विड्थ एंड। एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूं एरिया D1 जो भी आएगा। एरिया निकालते हैं पहले का, एरिया ऑफ 1, फर्स्ट फिगर का एरिया। इस फिगर का एरिया कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 आ गया आपको 200 मीटर में। डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अब नीचे एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, ये ट्रायंगल का एरिया है। हाफ इंटू बेस कितना हो गया? 20 में से 10 निकालिए। ए वाला बेस हो गया, ए वाला जो दिख रहा है इतना। तो 20 में से 10 निकालोगे तो 10 आ गया। 10 इंटू हाइट कितनी है? -20। आप माइनस भी रख दीजिए यहीं पर। ये आ गया 10 माइनस 100 मीटर। अब एरिया नंबर 3, एरिया ऑफ फिगर नंबर 3, रेक्टेंगल है 1/, रेक्टेंगल है, विड्थ 30 माइनस 10, 10 इंटू हाइट है 20, कितना आ गया? 200 मीटर। अब यहां से आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी है। हमें पूछा है 0 से 2 सेकेंड। तो पहले पार्ट का आंसर क्या करूंगा? पहले पार्ट का 0 से 20 में, तो 0 से 20 यही आ रहा है, मतलब एक एरिया आ रहा है और दूसरा एरिया आ रहा है 0 से 20 तक। अगर 0 से 20 में डिस्टेंस पूछे D, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 200 मीटर। आई प्लस वाले के भी प्लस वाले को प्लस में के 100 को भी, ये आ गया 300 मीटर। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट पूछे 0 से 20 में, तो ये तो 200 है ही, ये नेगेटिव आया है तो इसको नेगेटिव रख दीजिए 100 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में 0 से 30, मतलब यहां से लेकर यहां तक तीनों एरिया आ गया। अब इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 मीटर ऊपर वाले के लिए, पहले के लिए 100 मीटर बीच वाले के लिए, लास्ट वाले के 200 मीटर, क्योंकि पॉजिटिव रखना था डिस्टेंस के लिए। ये आ गया 500 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए इसके लिए? सेकंड में 200 मीटर, ये माइनस का 100 मीटर, ये नाउ प्लस 200 मीटर, मतलब ये आ गया 300 मीटर। तो 300 मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब हम आते हैं लास्ट के आंसर 10 to 30 के लिए। तो सी का आंसर अगर लिखना हुआ सी के आंसर के लिए, तो क्या करेंगे बेटा? सी आंसर के लिए हमें सिर्फ 10 to 30, मतलब एरिया A2 और A3 आएगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया? A2 A3 को ऐड कर दीजिए एरिया को। A2 तो पॉजिटिव है, A3 नेगेटिव है, तो लिखना हमें पॉजिटिव है डिस्टेंस के लिए, यानी 300 मीटर हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बेटा ये हो जाएगा, ऊपर का एरिया कितना है? सेकेंड एरिया नेगेटिव है तो -100, एरिया है प्लस का 200 थर्ड वाला, यानी +100 मीटर। तो जब भी ग्राफ हमें दिया रहेगा, इस ग्राफ के हेल्प से हम आसानी से बता सकते हैं, हेल्प से, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक होता है जो हम जनरलाइज करने चलेंगे बेटा, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ से हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ग्राफ को कैसे हम एनालाइज करते हैं। चलते हैं 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द वेलोसिटी टाइप ग्राफ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ किस तरह से होगा जिसको हम एनालाइज करेंगे। चलिए 1 by 1 स्टार्ट करते हैं और इसे स्टडी करना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। इसका सिंपल मतलब बेटा ये होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे ग्राफ का मतलब ये समझिए कि डॉक्टर के पास जब हम एक्सरे ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उस एक्सरे रिपोर्ट को देखकर ये बताता है कि हमारे अंदर किस तरह की डिसीज बीमारियां हैं। उस पर कोई सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, यानी सिर्फ इमेज देखकर। वैसे ही अगर हम सिर्फ ग्राफ देखकर उसके बारे में, उस मोशन के बारे में या उस कैरेक्टर के बारे में किस तरह का कमेंट दे सकते हैं, ये ग्राफ का मतलब होता है। चलिए एक ग्राफ ऐसा है बेटा, एक मान लेता हूं कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ, मतलब लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसा ग्राफ आपको एग्जाम में दिया हो। अब आपसे पूछे कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, यानी इसका मतलब सिर्फ हो बेटा कि लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब है कि थीटा क्या है? 0 डिग्री। और थीटा 0 होने का मतलब है कि tan थीटा, जो स्लोप जिसको हम बोलने जा रहे हैं, tan की जगह थीटा की जगह 0 रख दूंगा, और tan 0 की वैल्यू 0 आती है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप वो है 0। आई स्लोप क्या देता है?
एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। यानी एक्सीलरेशन 0 होने का सिंपल मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इस ग्राफ को देखकर कोई आपसे पूछे बेटा कि किस तरह का कमेंट आप इसे दे सकते हो, तो आपको क्या बोलना है कि ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम क्या याद रखेंगे, नोट क्या याद रखेंगे कि अ लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस represent the particle moving with uniform velocity, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है। ये हमने इसके बारे में कमेंट कर दिया। वो वेलोसिटी कितनी होगी जो यहाँ पर लिखा होगा, मान लो लिखा है v0, तो v0 वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब हुआ है ये ग्राफ नंबर 1। नाउ वी लर्न अ सेकंड टाइप ऑफ द ग्राफ। if line is perpendicular to time axis, if a line is perpendicular to time axis, मतलब इस तरह का ग्राफ दिया हो, ऐसा हमारे पास ग्राफ हो, ए एक्स वाई हमने मेंशन कर दिया, ए एक्स वाई हमने मेंशन कर दिया, राइट। हियर दिस इज वेलोसिटी एंड टाइम। ये ग्राफ ऐसा है बेटा, इस तरह का ग्राफ है जो मैं मेंशन कर देता हूं आपको, इस तरह का ग्राफ है। ऐसी ग्राफ हो, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर। ऐसी ग्राफ का क्या मतलब बेटा कि ऐसा ग्राफ दिया है, मतलब थीटा कितना है, थीटा यही से देखते हैं यहां से, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी यहां पर लिख सकता हूं कि हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब अगर इसकी वैल्यू को tan थीटा में डाल दिया जाए, tan 90 डिग्री में डाल दिया जाता है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल दिया। यानी tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये स्लोप किसको इंडिकेट करता है, एवरेज एक्सीलरेशन या सिर्फ एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, यानी एक्सीलरेशन ए हो गया। यानी इनडायरेक्टली एक्सीलरेशन क्या आ गया यहाँ पर, इनफाइनाइट। ये बात हमें हजम नहीं होती है कि एक्सीलरेशन इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, मतलब एक्सीलरेशन इनफाइनाइट कैसे हो सकता है। तो बेटा इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि इफ लाइन, इसका मतलब है कि लाइन इज, इफ लाइन, द लाइन इज परपेंडिकुलर, मैं लिख देता हूं इसको, लाइन इज perpendicular to time axis, it represent the velocity of particle increasing, but time does not change. It indicates the particle is moving with infinite acceleration। लेकिन ये चीजें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखता है कि कोई आपसे बोले कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इस बात को यहाँ मेंशन कर देते हैं, लाइन लिखकर, लाइन लिखता हूं कि दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, मतलब दिस सिचुएशन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यह है सेकेंड ग्राफ। नाउ एक और ग्राफ चलते हैं, एक और ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं जो हमें डिफरेंट टाइप की डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर इस ग्राफ को ध्यान से आप समझ लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी ग्राफ हमारे पास आएंगे आप आसानी से उस पर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो वो ग्राफ कैसा होगा, अगेन हमें स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, यहाँ पर टाइम एक्सिस, हियर वेलोसिटी। अब ग्राफ कैसा बेटा, इस बार ग्राफ को हम इस तरह से चूज करते हैं कि ग्राफ क्या हो, एक कांस्टेंट स्लोप वाली ग्राफ हो, मतलब ऐसा ग्राफ जो शुरू में बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ग्राफ क्या हो
बेटा ऐसे ग्राफ का जो स्लोप होता है इसको थीटा बोलते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब y इक्वल टू mx लाइन के ग्राफ है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अच्छे से पढ़ोगे आप, तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर थीटा क्या है, कि हियर थीटा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट का मतलब है कि tan थीटा की जो वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी या फिक्स होगी, जो भी आप बोलते हो, फिक्स्ड या कांस्टेंट होगी, ऐसी इसकी वैल्यू होगी कांस्टेंट थीटा फिक्स। अब हमें तो निकालना है स्लोप। स्लोप किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। और tan थीटा क्या आ चुका है, कांस्टेंट आ चुका है, यानी इसका स्लोप भी कांस्टेंट हो गया। इस स्लोप किसके बराबर, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ग्राफ का स्लोप फ्रॉम टी एक्सिस क्या देता है, क्या देता है, याद रखना, क्या देता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप क्या बोलोगे कि सर ये एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। आपको याद रखना है कि क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो अब हमारे पास उस एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने की जरूरत है, यानी tan थीटा कितना हो गया है, एक्सीलरेशन tan थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी इसका ग्राफ का मतलब है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब हुआ कि क्या वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, तो आंसर है कि बिल्कुल बढ़ रही है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का सिर्फ मतलब है कि एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये इसका मतलब होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का बेटा मतलब है कि मान ले कोई एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं समझने के लिए इसको, यानी ऐसे सेंटेंस क्या लिखेंगे, a line with constant slope represent a line, ऐसे लिख देना, line with constant slope represent uniform acceleration। इस तरह का एक्सीलरेशन देगा आपको, ये नोट है जो आपको याद रखना है। अब आता है आप एक एग्जांपल की बात करते हैं जिससे हम अच्छे से समझ पाए कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको बोला करेंगे। जैसे बेटा एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड, टी इक्वल टू 1 सेकंड में इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। अगेन आफ्टर 1 सेकंड इसकी स्पीड होगी 15 मीटर पर सेकंड। अगेन 1 सेकंड स्पीड बिकम 20 मीटर पर सेकंड। यानी कांस्टेंट जा रही है, यानी स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी चेंज तो हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन निकालिए इसके बीच में, ए और बी के बीच में, मैं तो इसको ए बोल देता हूँ पॉइंट, इसको बी पॉइंट बोल दूं, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अगर ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ चुके हैं कि ए और बी का एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आपको ये चीजें ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। यानी 10 माइनस 5 डिवाइड बाई टाइम कितना होगा, 1 सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन है। अब मैं ए बी और सी के बीच में निकाल रहा हूँ, मतलब 15 माइनस 10 डिवाइडेड 1 सेकंड, ये भी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे में निकालता हूँ एक्सेलरेशन सी और डी के बीच में, तो 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 1 सेकंड कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां देखते हैं बी और डी के बीच में निकालू, एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड डी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। यानी जब भी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप ए और डी में निकालोगे कितना आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं कि हर जगह एक्सेलरेशन सेम है, यहाँ जितना है उतना ही यहाँ पे है, सिमिलर यहाँ पे है, सिमिलर यहाँ पे। इसका मतलब पार्टिकल तो स्पीड बढ़ रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बोलते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, समझ में आ रहा है सबको, हेलो बेटा समझ में आ रहा है, हेलो
ओके, जस्ट वेट कर ले। इस टॉपिक को अब यहीं पे हम